वित्त मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्तावों को पेश करते समय इस बात को स्वीकार किया था कि अर्थव्यवस्था संकट में है, चुनौतीपूर्ण है, और उन्होंने उस संकट को और चुनौतियों को अच्छी तरह कैसे सुलटा जा सकता है इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए, बजट रखा, बजट का भाषण किया। लेकिन उनका जो आर्थिक तत्व था, जो उनका दर्शन था, वो इस बात का प्रतीक है कि वो चुनौतियों और इस संकट से उबारने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम रखने में असमर्थ है। उन्होंने एक बात कही कि देश की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि ग्रोथ हो। शुरुआत यहां से, और ग्रोथ के बिना वितरण की समानता नहीं आएगी, गैर बराबरी दूर नहीं होगी। पिछले 20 वर्षों का आर्थिक इतिहास दुनिया भर का इस बात का साक्षी है कि ग्रोथ का विषमता को दूर करने से कोई संबंध नहीं। भारत में विषमताएं बढ़ी हैं ग्रोथ बढ़ने के बावजूद, चीन में विषमताएं बढ़ी हैं हमसे ज्यादा ग्रोथ होने के बावजूद, अमेरिका में विषमताएं बढ़ी हैं काफी लंबी छलांगे लगाने के बावजूद, सारा यूरोप करा रहा है। यूनान की हालत हमने देखी, इटली की हालत हमने देखी, सारा यूरोप लड़ रहा है इस बात के लिए कि ये देश जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो संकटग्रस्त हैं, उनको हम किसी तरह से सुधार नहीं सकते, और उनसे आई हुई जो विभीषिका है वो हमको परेशान कर रही है। इसलिए पूरे यूरोप यूनियन का अस्तित्व संकट में आ गया। इसलिए पहली बात तो हमें, जैसा अभी एक मित्र ने यहाँ कहा, कि ये ग्रोथ का जो तत्व है इसकी असलियत को समझ लेना चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदय से भी कहता रहा हूँ, और हमारे देश के बड़े प्रमुख अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी, जो अब शायद अनर्थशास्त्री के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई अर्थ का काम ठीक किया नहीं है, उनसे भी कहता रहा हूं कि ये ग्रोथ का कुछ विस्तार से बताइए कि ग्रोथ से मतलब क्या है। पिछले दिनों यूरोप की इस विभीषिका को देखकर फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति, उन्होंने दुनिया के 3 बड़े अर्थशास्त्रियों को बुलाया, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जिसका उल्लेख किया गया और हमारे वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया, अमर्त्य सेन को बुलाया, और यूरोपियन अर्थव्यवस्था के विद्वान डॉक्टर फिट्यूशी को बुलाया, और कहा कि भाई बताओ, ये ग्रोथ हो रही है और गरीबी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है और लोगों के बीच में परेशानियां बढ़ रही हैं, हेल्थ का इंतजाम ठीक नहीं हो पा रहा है, शिक्षा नहीं दी जा सक रही है, लोगों की बीच में गैर बराबरी बढ़ रही है, हो क्या रहा है? क्या ग्रोथ किसी देश के विकास का सही मानक हो सकता है? और ये बताइए कि क्या नापा जाए जिससे हम ये कह सकें कि ये देश, ये राष्ट्र, ये लोग, ये जनता सुखी है, वेलबींग है इसमें, द मेजरमेंट ऑफ वेलबींग। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन तीनों ने एक रिपोर्ट लिखी, उसका हेडिंग है, उसका हेडिंग बहुत अपने आप में स्पष्ट कर देता है सारी चीज को। वो कहते हैं द मिस मेजरमेंट ऑफ अवर लाइव्स, व्हाई ग्रोथ डज नॉट एड अप। हमारे जीवन का मिस मेजरमेंट है, ठीक से नापा नहीं जा रहा है कि जो कुछ आर्थिक गतिविधियां हो रही है
वो ठीक परिणाम दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। एंड ग्रोथ डज नॉट एड अप टू द वेल बीइंग। ये ग्रोथ लोगों की बेहतरी, उनके जीवन में सुधार का मानक एकमात्र नहीं है, इसके अलावा और बहुत से मानक। तो इसलिए जो ग्रोथ थ्योरी है, इस पर अब दुनिया में पुनर्विचार हो रहा है कि ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ के मेजरमेंट्स क्या है, किसे ग्रोथ कहा जाए, किसे नहीं कहा जाए। ग्रोथ हो और नौकरियां, रोजगार न बढ़े, उस ग्रोथ का कोई मतलब है? आपको ट्यूमर हो जाए, ग्रोथ तो हो गई ना। ट्यूमर के लिए आप जानते हैं एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कैंसर में कि साहब इसको ग्रोथ हो गई। कहाँ? पेट में हो गई, कहाँ? दिमाग में हो गई, कहाँ? कंधे में हो गई, लंग्स में हो गई। क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। मगर वो ग्रोथ आपको स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, वो आपके लिए बीमारी का प्रतीक है। तो अगर ग्रोथ है और आम आदमियों के लिए रोजगार नहीं है, देश के अन्य सेक्टर्स में, अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उसका प्रतिफलन नहीं हो रहा है, केवल 10-12% लोगों के पास धन संपत्ति बढ़ रही हो और बाकी लोगों के पास उस मात्रा में जीवन की सामान्य सुविधाएं भी नहीं हो, इसको हम ग्रोथ पैटर्न का कोई अच्छा शुभ लक्षण नहीं मान सकते। और इसलिए आपको मालूम है, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं, कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आमदनी जो गरीबी की सीमा रेखा पर नापी जाती है, वो 17 रुपए से 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। वो प्लानिंग कमीशन और उसकी कमेटियों के विभिन्न आंकड़ों से आती रहती है। पर यह तय है कि एक तरफ 17 लाख 18 लाख रुपया प्रतिदिन आमदनी वाले लोग हैं, बड़े बड़े घरानों के लोगों को, जो उनके सीईओज हैं, इस दर से तनख्वाहें मिलती हैं। दूसरी तरफ 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए रोजाना वाले लोग हैं। ये जो अंतर है, इसमें आप कितना ग्रोथ करेंगे? अगर ऊपर वाले की ग्रोथ हो गई, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल 48,000 लोग इस देश में करोड़ का टैक्स देने वाले हैं। मैं कहता हूं 48,000 क्यों? ऐसा सिस्टम बनाइए कि 48 लाख लोग हों, 48 करोड़ लोग हों जिनकी आमदनी इतनी अधिक हो। कोई आपत्ति नहीं, आप क्यों नहीं बना सकते? आज नहीं बना। 1600 सन में जब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हिंदुस्तान वर्ल्ड जीडीपी का 24%, दुनिया के होने वाले सकल घरेलू उत्पाद का 24% भारत के पास है, 24% चीन के पास है, और बाकी 52% में सारा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जितने दुनिया भर के देश हैं, वो सब 1600 में जब वो आए, यहाँ आने के ठीक पहले के आंकड़े हैं, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। आज क्या हालत है? आज क्या हालत है? अंग्रेज जब गया तब भी 3%, 3.5% वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा हमें छोड़ गया था। आज क्या है? हर प्लानिंग कमीशन में, हर प्लान में आप कहते हैं हम दुगना कर लेंगे। दुगना किसका करेंगे? 0.8% का दुगना कर लेंगे, 1 का दुगना कर लेंगे, 1.2 का दुगना कर लेंगे। जो 1947 में आपके पास वर्ल्ड मार्केट का शेयर था, आप आज वहां नहीं पहुंचे। ये कौन सी ग्रोथ है? ये कौन सी इकोनॉमी है? ये कौन सा इस देश के अंदर संपत्ति का निर्माण हो रहा है? ये कौन सा इस देश में संपत्ति का वितरण हो रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सवाल आज यहां उठाया मित्र ने, बहुत सही उठाया, कि हमें पहले इस सारी चीज को देखने की जरूरत है कि वो कौन से मानक हैं जिसको जानने से हमें ये पता लगेगा कि देश में समृद्धि आई, देश में विकास आया, देश में संपन्नता आई, प्रसन्नता आई, खुशी आई, लोगों में संतोष आया। अब दुनिया में बहस हो रही है इस पर, जो भूटान ने कहा है इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या चीज है जो हैप्पीनेस देती है? भारत के लोगों में जो सबसे गरीब हैं, यहां जब सर्वे हुआ तो पता लगा उनके सुखी होने में कमी नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी, वो प्रसन्न है, संतुष्ट हैं। थोड़ी बहुत उनको कुछ कठिनाइयां हैं, उसकी बात छोड़ के उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है, और वो शायद यूरोप में आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इकोनॉमिक मॉडल आज बताया गया है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ने, जिसमें ग्रोथ को एक इंडेक्स माना और ये कहा कि हायर ग्रोथ
एंड देन उसका धीरे धीरे नीचे रिसाव होगा, इट विल ट्रिकल डाउन। स्टिग्लिट्स भी नहीं, आज दुनिया के लगभग सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने माना कि ट्रिकल डाउन थियरी हैज नॉट वर्कड, उससे काम नहीं होगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे सामने जो बहुत बड़ा संकट है वो संकट है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, विदेशी व्यापार से होने वाला घाटा, ये $75 बिलियन का है और इस $75 बिलियन को पूरा करने के बगैर हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकती। अब आप उस देश का वित्त मंत्री ये बात कह रहा है जो आज से 3 शताब्दी 4 शताब्दी पहले विश्व के 24% जीडीपी का मालिक था। आज उसके सामने ये संकट है कि वो अपने विश्व व्यापार के घाटे को, विश्व की जीडीपी को उस स्तर तक कैसे पहुंचाए। उन्होंने उसका निदान दिया। उन्होंने कहा केवल 3 रास्ते हमारे सामने हैं इस विदेशी मुद्रा के भंडार को दुरुस्त करने के लिए, एफडीआई, एफआईआई और कमर्शियल बोरोइंग। या तो प्रत्यक्ष निवेश विदेशी मुद्रा, विदेशी धन का हो, या इंस्टीट्यूशनल उनकी संस्थाओं के द्वारा हो, और या फिर अगर उनमें कमी रह जाए तो फिर आपको बाजार से उधार लेना पड़ेगा, कमर्शियल बोरोइंग। अब ये ऐसा सवाल है कि जिसको देख करके, इसको सुनकर, इस रास्ते को सुनकर के मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है। एफडीआई के बारे में हमारे पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है कि जब तक रिटेल है, खुदरा बाजार है, वहां हम एफडीआई को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये एफडीआई किन सेक्टर्स में आए, वो तो जहां आ रही है, कितनी आ रही है उसके भी आंकड़े हैं। इतनी कम आ रही है, जहां उसको आना चाहिए था, जहां वो पिछले 4-5 सालों में जो उसकी रफ्तार रही है वो क्यों कम है, वहां क्यों नहीं आ रही। वो कहते हैं विदेशी निवेश नहीं करना चाहता। मैं पूछता हूं स्वदेशी ही कौन सा निवेश करना चाहता है? भारत के उद्योगपति बाहर क्यों जा रहे हैं? भारत के उद्योगपति भारत में निवेश क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब वित्त मंत्री नहीं देते। पिछली बार हमने संसद में सवाल पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति बाहर जा रहे हैं, वहां निवेश कर रहे हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण से ऐसा नहीं है, वो आपके यहाँ जो करप्शन है, आपके यहाँ जो नीतिगत कमजोरियां हैं, जो आपकी सैंक्शंस में लगने वाली महीनों और वर्षों की देरियां हैं, जो आपकी यहाँ पॉलिसी का पैरालिसिस है, उसकी वजह से वो निवेश नहीं करता है। आपकी प्रायोरिटीज तय नहीं है, आपके यहाँ झगड़ा है। आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर कुछ कहता है, आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर कुछ कहता है, आपका कोल मिनिस्टर कुछ कहता है, आपका पावर मिनिस्टर कुछ कहता है, आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर जो बन गया वो कुछ और कहता है। ये क्या बात है? आपका प्लानिंग कमीशन का एडवाइजर कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से गड़बड़ है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी पार्टियों से ज्यादा गिनती में ज्यादा अधिक पार्टियों का कोएलिशन हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोएलिशन पॉलिटिक्स के मत्थे आप ये क्या बात भर रहे हैं कि कोएलिशन है इसलिए हम नहीं कर पा रहे? आप में विजन नहीं है, आप में डायरेक्शन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी आप फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आज फैसले कैबिनेट के नहीं होकर के कैबिनेट के बाहर से आते हैं और कैबिनेट केवल रबर स्टैंप बनकर उस पर काम करते हैं। दिक्कत यहाँ है, पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक नहीं, विजन ठीक नहीं, इच्छा शक्ति ठीक नहीं। उसके बाद आप दोष दे देते हैं कि इस देश के अंदर विरोधी पार्टियां या इस देश में हमारे कोएलिशन पार्टनर्स ये हमें काम नहीं करने देते। ये फजूल की बात है। असली बात वहां है।
मैंने कहा है, बार बार मैं कहता हूं कि एफडीआई इन रिटेल, इसके अलावा बहुत से सेक्टर्स हैं जिसके बारे में विचार होना चाहिए। कितनी, कहां और कब एफडीआई की जरूरत है, उस पर जरूर विचार करें। एफडीआई पर से के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन एफडीआई इन रिटेल, वैसे भी एफडीआई को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मेरे पास एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कहती है कि साहब ये एफडीआई जहां जाती है, रिटेल में ही नहीं, उनका कहना है कि एफडीआई जहां भी जाती है ये ज्यादातर लॉबिंग के मार्फत जाती है और अपने साथ करप्शन लाती है। ये उन्होंने एफडीआई की कई देशों में सर्वे के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, कि एफडीआई को सोच समझ के लेना चाहिए। रिटेल में बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन जहां भी ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिए कि उसका परिणाम आपकी अर्थव्यवस्था पर, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या हो। अब इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने कहा कि हमको विदेशी कर्जा लेना है। अब विदेशी कहता है आपके घरेलू कर्जे का क्या हाल है, पहले वो हमें समझाइए। आखिर जो आपको जिससे उधार लेंगे वो पहले आपसे पूछेगा आपकी कैपेसिटी क्या है देने। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो हमारे देश की हालात, तो अभी मुझे हाल ही में एक रिपोर्ट मिली है, वो ये कहती है कि आपकी सारी अर्थव्यवस्था घाटे पर चल रही है, कर्जे पर चल रही है। टेलीकॉम सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनियों को। बैंकिंग सेक्टर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो 1,37,000 करोड़ रुपए के थे जून 12 में, और वो अगस्त तक बढ़कर हो गए 1,23,000 करोड़, 1,23,000 करोड़, 1,12,000 से बढ़ के। फिर कहता है कि ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है, इसके आउटस्टैंडिंग है 22,150 करोड़। ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कहना बहुत कठिन है। भारत सरकार ने 5.71 लाख करोड़ अभी सन 12-13 के अंदर ये कर्जा लिया है। फिर वो कहता है कि बैंकिंग सेक्टर में इंडियन बैंक्स ने माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर में 36,600 करोड़ रुपए का कर्जा बांट रखा है, जिसके वसूल होने की अभी कोई स्थिति नहीं है।